नमस्कार दोस्तों। आज हम वरुण बेवरेजेस का एक स्टॉक रिव्यू करेंगे। इसका एक प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो वरुण बेवरेजेस काफ़ी एक फेमस कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 1,60,000 करोड़ का है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, मेगा कैप कंपनी बन सकती है अगले 5 से 10 सालों में। काफ़ी फेमस कंपनी है। 10 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। FII DII स्टेक्स काफ़ी काफ़ी DIIs का FIIs का स्टेक है इस कंपनी में, राइट। FMCG कंपनी है। प्राइसिंग पावर है इसके बिजनेस मॉडल में। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पावरफुल बिजनेस मॉडल है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स ज़बरदस्त है इस कंपनी के। ROE ROC अगर आप देखने जाओ तो इस कंपनी का काफ़ी सही है। तो FMCG इट्स द ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप इन FMCG। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पेप्सिको के बॉटलिंग प्लांट्स जो है वो एक तरह से मैनेज करती थी, मॉनिटर करती थी टू स्टार्ट आउट विद। बट अभी पेप्सिको के जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी जैसे जूसेस वगैरह होते हैं, उनका भी एंड टू एंड सप्लाई चेन देखती है। तो प्रोडक्शन देखती है, मार्केटिंग नहीं, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन तो ज़रूर करती है पेप्सिको की कंपनीज का, राइट। तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस कोविड के वक्त बहुत ऊपर गया था। तो इफ़ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस फ्रॉम 2020 टू 2024, जुलाई 2024 से एक तरह से चीज़ें बदली है, राइट। इफ़ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस दिस जुलाई 2024 एक तरह से पीक आउट हुआ यहाँ पे, एंड फॉर द लास्ट 1 ईयर द स्टॉक प्राइस इज इन अ डाउन ट्रेंड, राइट। तो एक बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन निकलता है यहाँ पे। इफ़ यू लुक एट द पी एज वेल, राइट, पी करीबन 100 पे पीक आउट हुआ जुलाई 2024 में, एंड इफ यू सी द पी ओवर ईयर इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 50-54 राइट नाउ। तो पी एक तरह से आधा हुआ है पिछले 1 साल में, राइट। तो बहुत ओवर वैल्यूड था स्टॉक, राइट। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त आ रहा था, बट स्टॉक प्राइस बहुत आगे दौड़ गया था। एंड इन द लास्ट 1 ईयर द स्टॉक प्राइस हैज़ बीन कंसोलिडेटेड। तो ओवर वैल्यूएशन एक कारण तो था, इंपॉर्टेंट कारण था, बट और भी 2-3 कारण थे इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में कंप्रेशन या फिर सप्रेशन देखने में। एक तो कंपिटिटिव प्रेशर है, राइट। तो जो बिरला ओपस ने एशियन पेंट्स के साथ किया पेंट्स इंडस्ट्री में, वही एक तरह से कैंपा कोला कर रहा है वरुण बेवरेजेस के साथ या फिर पेप्सिको के साथ इंडियन मार्केट्स में। तो 14% मार्केट शेयर है कैंपा कोला का, और ये मार्केट शेयर एज वी गो हेड बढ़ता ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रेशर आया है। ये 14% जो मार्केट शेयर आप देख रहे हो, दिस हैज पुट लॉट ऑफ मार्जिन प्रेशर ऑन वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस के अगर 5 से 7 साल का अगर आप डेटा देखोगे, एबिटा मार्जिन्स जो है विच इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्लस अदर इनकम, तो ये एबिटा मार्जिन्स जो होता है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज काइंड ऑफ एबिटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, वो करीबन 27-28% हुआ करते थे। अब जो गाइडेंस दे रही है टीम वरुण बेवरेजेस की, वो 22-23% का गाइडेंस दे रही है। तो कंपटीशन का काफ़ी असर दिख रहा है इस पर, राइट। दूसरा जो हुआ है वो है इक्विटी डायल्यूशन। तो कंपनी नवंबर 2024 में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स हुए थे, QIB हुआ था एक्चुअली, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हुआ। तो एक तरह से प्रमोटर्स जो होते हैं उन्होंने अपने स्टेक्स बेचे थे ताकि FIIs DIIs कुछ हद तक रिटेल इन्वेस्टर्स भी अगर लेना चाहे तो ले सकते थे इन स्टॉक्स को, राइट। तो जब भी एक इक्विटी डाइल्यूशन होता है, जब भी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाते हैं, तो एक डाउनवर्ड प्रेशर दिखता है स्टॉक प्राइस में। तो वो प्रेशर वरुण बेवरेजेस के स्टॉक प्राइस में भी दिखा है। तो EPS इज नथिंग बट पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो जब इक्विटी डाइल्यूशन होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाते हैं। तो डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, न्यूमरेटर कांस्टेंट रहता है, तो EPS घट जाता है, राइट। तो EPS ग्रोथ हैज़ बीन अ बिट काइंड ऑफ लेसर देन द पैट ग्रोथ, ड्यू टू विच थोड़ा स्टॉक प्राइस पे प्रेशर दिखता है अगर पैट ग्रोथ जो है उतना पावरफुल ना हो या फिर न्यूज़ फ्लो उतनी पॉजिटिव ना हो, राइट। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण या फिर चौथा कारण जो है वो सेल्स ग्रोथ का। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वरुण बेवरेजेस जैसे कंपनीज जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं या फिर जो ये ठंडा एक तरह से बनाते हैं, उनके लिए जो समर्स का, जो गर्मियों का क्वार्टर होता है, जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर होता है, वो मेक और ब्रेक क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले 3-4 सालों में जो ये फर्स्ट क्वार्टर होता है उसमें सेल्स ग्रोथ एक तरह से ऊपर चढ़ रहा है, बट जो रीसेंट क्वार्टर था, 2 महीने पहले वाला जो क्वार्टर खत्म हुआ, उसमें सेल्स ग्रोथ एक तरह से स्टैग्नेंट था। तो एक तरह से जो प्रीवियस क्वार्टर था वो वॉश आउट क्वार्टर था। वॉश आउट क्वार्टर क्यों था? क्योंकि मानसून्स, बारिशें बहुत जल्दी आ गई थी, करीबन 12-15 मई से ही बारिशें आ गई थी, जिसकी वजह से जो ठंडाई होती है या फिर ठंडा जो कोला वगैरह होता है, लोग वो कम कंज्यूम करते हैं, राइट। तो जो पहला क्वार्टर होता है वो मेक और ब्रेक क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा मेक तो नहीं हुआ, थोड़ा ब्रेक हो गया है, तो उसके वजह से स्टॉक प्राइस के ऊपर और प्रेशर आया। तो अगर मुझे जून 2025 का क्वार्टर, जो रीसेंट 2025 जो रीसेंट क्वार्टर था, उसको
जून 2024 के क्वार्टर से अगर कंपेयर करना है तो सेल्स ग्रोथ -3 है, तो वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ एक तरह से, सेल्स ग्रोथ डी ग्रोथ भी हुआ है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ ऐसा दिखा नहीं है, 0% ही रहा है। एबिटा मार्जिन्स भी 1% है। कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट करके जो पैसा रेस किया था उससे अपना इंटरेस्ट कम किया, तो आप इंटरेस्ट कॉस्ट देखोगे तो -72% दिख रहा है, राइट। तो यू आर कंपेयरिंग जून 2025 टू जून 2024, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुआ है, राइट। डेप्रिसिएशन भी कम हुआ है, राइट। दिस इज वन अगेन, डेप्रिसिएशन सॉरी बढ़ गया, 26% से डेप्रिसिएशन बढ़ गया है, बट मोटा मोटी जो नेट प्रॉफिट या ईपीएस ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट पे रहा है, 5% 1% ईपीएस ग्रोथ पे रहा है। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिखा है स्टॉक प्राइस पे इन सब कारणों की वजह से, राइट। तो कंपनी जो है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते, नंबर्स देख लेते, फिर बाद में नैरेटिव पे बात करेंगे, क्योंकि एक बार नंबर्स देख लिए ना तो फिर बहुत क्लियर कट चीज़ें समझ में आ जाती है। कहानी तो जो है बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, वो तो मुझे लगता है कि हम डिस्कस कर ही लेंगे एज वी गो अहेड इन द वीडियो, राइट। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी है, 16% 17% ग्रोथ है। पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 23% 41% का है, बढ़िया सेल्स ग्रोथ है, गुड 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 ग्रोथ कंपनी, डिसेंट ग्रोथ कंपनी, राइट। इतनी बड़ी कंपनी एक लार्ज कैप होने के बावजूद भी 20+ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, तो अच्छी कंपनी है, राइट। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इसके क्वालिटी में, राइट। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 13% है, राइट। तो एक प्रोवन बिजनेस मॉडल है, 13%। एनीथिंग अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस ऑफ मोर देन 10% इज अ गुड नेट प्रॉफिटेबिलिटी। अगर किसी बिजनेस का 10% से ज़्यादा है तो उसका बिजनेस मॉडल एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होता है। सिक्लिकलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखो पिछले 5 साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 22% है। अगर आप चार्ट भी खोल के देखोगे तो काफ़ी एक कंपोज्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है उसमें, राइट। सिक्लिकलिटी वगैरह नहीं है, सीजनैलिटी है, जो पहला क्वार्टर होता है उसमें ज़्यादा बिजनेस होता है, बट सिक्लिकलिटी वगैरह नहीं है, राइट। स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है ये। ROE, ROC 20% से ज़्यादा है, राइट। ROE इज नथिंग बट हाउ एफिशिएंटली द कंपनी यूजेस आर कैपिटल, शेयर होल्डर का जो पैसा है वो कितना एफिशिएंटली कंपनी इस्तेमाल करती है। तो इसका ROE जो है वो 25% का है। तो किसी शेयर होल्डर ने अगर 100 रुपीज़ इस बिजनेस में लगाए हैं पिछले 5 सालों में, तो साल दर साल उसको 25 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो ROE काफ़ी सॉलिड है। 20-25% के ROE कंपनीज बहुत ज़बरदस्त होते हैं, राइट। ROC 22% का है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस काफ़ी अच्छी है। तो ROC इज़ नथिंग बट EBIT डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस डेट। तो थोड़ा डेट है, और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मैनेजमेंट ने अगर 100 रुपये बिजनेस में लगाए हैं तो करीबन 22% का फ़ायदा हुआ है बिजनेस को ईयर ऑन ईयर फॉर द लास्ट 5 ईयर, और वो ट्रिकल डाउन होके 25% से एक तरह से इन्वेस्टर्स के पास भी आया है, राइट। तो ROE ROC काफ़ी ज़बरदस्त है इस कंपनी का, राइट। डेट टू इक्विटी ज़्यादा नहीं है, तो डेट रीपे किया है तो ज़्यादा डेट टू इक्विटी नहीं है। CFO टू EBITDA इज़ अनदर काइंड ऑफ अ पिलर ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। तो कंपनीज क्या अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोस में कन्वर्ट कर पा रही है। बहुत सारे माइक्रो कैप्स ऐसे होते हैं जो एकदम ज़बरदस्त प्रॉफिट्स दिखाते हैं अपने P&L स्टेटमेंट में, बट उनके पास कैश नहीं होता है, बार बार इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, डेट लेते हैं और फिर एक दिन खत्म हो जाते हैं, राइट। तो ज़ॉम्बी कंपनीज होते हैं एक तरह से वो। तो CFO टू EBITDA सेज की यार इस कंपनी का अपने क्लाइंट्स के साथ, राइट। तो इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन है वो देखेंगे। एक ही क्लाइंट है बेसिकली, पेप्सी को 90% एक तरह से रेवेन्यूज़ देता है अपने क्लाइंट्स के साथ बैक एंड में, और फ्रंट एंड में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डीलर्स के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है। और काफ़ी अच्छे संबंध का मतलब है इट इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ वीकनेस। अगर ये पोजिशन ऑफ वीकनेस होता तो CFO टू EBITDA 0.0, 0.1, 0.2 होता है। CFO टू EBITDA ऑफ 0.8 इज़ अ गुड CFO टू EBITDA, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी का पिछले 1 साल में जो हुआ है इज़ ऑन द वैल्यू फ्रंट। तो इस कंपनी का P जो है, करंट P जो है, इट इज़ लेस देन द मीडियन P ऑफ द लास्ट 5 years एंड द मीडियन P ऑफ द लास्ट 10 years। तो कहीं ना कहीं कंपनी में वैल्यू दिख के आ रहा है, राइट। फ्री कैश फ्लो कंपनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी टेरिफिक है, 536 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। P जो है पिछले 5 साल का 66 है। इंडस्ट्री P काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है, 88 है। अर्निंग्स यील्ड 3 है, राइट। तो वैल्यू फ्रंट पे मुझे ये कंपनी ठीक लगी। थोड़ा बिजनेस के बारे में बात कर लेता हूँ ताकि जो फ्यूचर गाइडेंस है, जो भी आगे क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। तो VBL जो है, वरुण बेवरेजेस का जो टॉप लाइन है, जो रेवेन्यूज़ है, वो 2 सोर्सेज से आते हैं। 90% तो पेप्सिको से आते हैं। तो पेप्सिको एक तरह से माई बाप है इस कंपनी की, और खुद कुछ प्राइवेट लेबल्स, अपने खुद ब्रांड्स कुछ लॉन्च किए हैं। इसमें सिर्फ क्रीम बेल के जो आइसक्रीम है, क्रीम बेल के आइसक्रीम होते हैं, काफ़ी सही आइसक्रीम होते हैं। क्रीम बेल जो है वो फेमस है, बाकी के तीनों ब्रांड्स को मैंने ना देखा है, कभी सुना है, बट मैंने यहाँ पे चिपका दिया ये ब्रांड्स VBL के ब्रांड्स है, राइट। बट इसका जो मेजर बिजनेस आता है वो पेप्सिको से आता है। पेप्सिको का जो बिजनेस है
या पेप्सिको ने जो वीबीएल को या वरुण बेवरेजेस को बिजनेस दिया है, सारा बिजनेस नहीं दिया है, राइट। स्नैक्स का बिजनेस पेप्सिको ने फ्रिटोले को दिया, तो ये कुरकुरे, लेस, चीटोस वगैरह है, ये फ्रिटोले एक तरह से इसका सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। बट जो बेवरेजेस का बिजनेस है, राइट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है जैसे पेप्सी, मिरिंडा, स्टिंग, जिनको कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स कहा जाता है, ये 75% कंट्रीब्यूट करते हैं वीबीएल के टॉप लाइन को, राइट। एक्वाफीना जो है 20%, वाटर जो पैकेज्ड वाटर होता है, बिस्लरी जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, एक्वाफीना कंट्रीब्यूट्स 20% टू द टॉप लाइन ऑफ वीबीएल। एंड जो ये जूसेस होते हैं, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, दे कंट्रीब्यूट अराउंड 7% टू द टॉप लाइन ऑफ वीबीएल। तो एक तरह से पेप्सी माई बाप है इसका, 90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम पेप्सी। पेप्सी ने जो नॉन सीजनल प्रोडक्ट है, एक्चुअली जो लेस वगैरह, वेफर्स वगैरह होते हैं, नॉन सीजनल होते हैं, आप गर्मी में भी खाते हो, सर्दी में भी खाते हो, इनका जो भी एक तरह से लाइसेंस है फ्रिटोले को दिया है। बट जो सीजनल प्रोडक्ट है, जो मतलब Q1 में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, जो समर्स के वक्त ज़्यादा बिकते हैं, सीजनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो सीजनैलिटी जिनके रेवेन्यूज़ में होती, वो एक तरह से वीबीएल को दिया है, राइट। तो वीबीएल का अगर आप टॉप लाइन देखो तो 72% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया का जो मार्जिन है या इंडियन बिजनेस का मार्जिन जो है वो 25% का है, एज अपोज टू द ओवरसीज बिजनेस विच गिव्स अराउंड 28% और कंट्रीब्यूट्स 28% टू द टॉप लाइन। और ओवरसीज बिजनेस का जो मार्जिन है थोड़ा कम है, 14% का है। तो ये बेसिकली यू कैन डिवाइड द ओवरसीज बिजनेस इनटू 3 क्लस्टर्स। एक तो साउथ अफ्रीका है जो करीबन 50% ऑफ द ओवरसीज बिजनेस है। दूसरा कुछ एक 4-5 अफ्रीकन कंट्रीज़ है, जाम्बिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, वहाँ पे ऑपरेशनल है ये कंपनी, मोरक्को वगैरह में ऑपरेशनल है। और तीसरा जो सबसे छोटा पार्ट, एक 5 से 7% जो टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है वीबीएल के, वो श्रीलंका और नेपाल से आता है, राइट। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ पे इन्होंने जो ये खुद के ब्रांड्स जो है, प्राइवेट ब्रांड्स है, वो बेच रहे हैं, बट काफ़ी मिनिस्क्यूल रेवेन्यू आता है। बट ये जो ना स्नैक्स कैटेगरी है, ये एक तरह से इंटरनेशनली पेप्सिको ने वीबीएल को इसका लाइसेंस दिया है, बट इंडिया में नहीं दिया है, राइट। तो इवन इफ यू लुक एट द इंडियन मार्केट्स, राइट, तो कार्बोनेटेड मार्केट जो है, द लार्जर कार्बोनेटेड मार्केट, जो ये सोडा कंपनीज होते हैं या फिर सोडा मार्केट है, ये थोड़ा पेनिट्रेटेड मार्केट है। इट्स ग्रोइंग एट अराउंड 6 to 7%। सो इट इज़ ओनली दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, स्टिंग जो है, वो काफ़ी एक अंडर पेनिट्रेटेड एक एनर्जी प्रोडक्ट है। ये तो एक रेड बुल का एक छोटा भाई समझ लीजिए इसको, राइट। तो दिस इज एन एनर्जी प्रोडक्ट जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, 100% से ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर। आप ये जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो वहाँ पे जो भी वो ठेले होते हैं नज़दीक में, वहाँ पे आप देखोगे वर्कर्स आके स्टिंग पी के जाते हैं। तो राइट, इट्स एन एनर्जी ड्रिंक, काफ़ी मीठा होता है, मतलब मीठा होता है काफ़ी ये, राइट। बट ये एनर्जी ड्रिंक है और इसका मार्केट, इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी बड़ा है एंड एक मास सेगमेंट को ये प्रोडक्ट टारगेट करता है। तो वर्कर्स को अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के नज़दीक या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा है, वहाँ पे जो ठेले होते हैं, छोटी छोटी टपरी होती है, वहाँ पे बाकी कुछ मिले ना मिले सिगरेट और स्टिंग ज़रूर मिलता है, राइट। तो ये एक चीज़ है। एक्वाफीना जो है पैकेज्ड, इनका जो वाटर का है, थोड़ा हाइजीन वगैरह बड़ा है इंडिया में, तो इसका मार्केट, इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी बड़ा है। तो ये सेगमेंट करीबन 10 to 12% से ग्रो हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन इस सेगमेंट पे दिख सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा मुझे लगता है, स्टिंग उतना नहीं दिखेगा, राइट। तीसरा जो एक है वो है हाइड्रेशन रिलेटेड ड्रिंक्स, जैसे नींबूज एक हाइड्रेशन, मतलब आपको जब पानी की बहुत प्यास लगती है तो आप पानी के अलावा अगर कुछ पीना चाहोगे तो नींबूज पीना चाहोगे, तो नींबूज जो है वो एक कैटेगरी है या फिर एक प्रोडक्ट है जो 80% से ग्रो हुआ है। तो ये NCBs है, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फिर जूसेस कहते हैं, इनका मार्केट करीबन 10-12% से ग्रो हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ द 3 कैटेगरीज और सेगमेंट्स दैट ऑपरेट्स इन, पहला वाला जो है कार्बोनेटेड, वो थोड़ा स्टैग्नेंट है, थोड़ा पेनिट्रेटेड है, स्टिंग उसमें ग्रो हो रहा है, और जो तीसरा वाला है उसमें हाइड्रेशन रिलेटेड प्रोडक्ट ग्रो हो रहे हैं। थोड़ा ये क्रीम बेल का भी एक तरह से बिजनेस कंपनी आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है। डेयरी वगैरह प्रोडक्ट्स जो होते हैं, आइसक्रीम वगैरह, उनमें मार्जिन्स काफ़ी ज़बरदस्त होता है, राइट। तो फ्यूचर पोटेंशियल, ओला लिखा है मैंने, बट इट्स एक्चुअली VBL, राइट। सो द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ दिस कंपनी इज दैट इट वांट्स टू एक्सपैंड ओवरसीज, डूइंग अ लॉट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। जैसे मैंने बताया कि नींबूज में 100% एक तरह से, स्टिंग में 100% एक तरह से ग्रोथ हुई है, नींबूज में करीबन 80% से ग्रोथ हुआ है, या डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है एंड इट वांट्स टू एक्सपैंड इट टू न्यू ज्योग्राफीज एंड कैटेगरीज इन अफ्रीका। मोरक्को वगैरह में स्नैक्स बेचने का एक तरह से लाइसेंस मिला है। दे आर डूइंग अ ग्रीन फील्ड केपेक्स ऑफ अराउंड 31 करोड़। तो लीडिंग इंडिकेटर अभी जो यूटिलाइजेशन है करीबन 65-70% का है, बट दे आर डूइंग केपेक्स ऑफ अराउंड 31 करोड़ इन 4 लोकेशंस इन इंडिया, राइट। थ्रेट्स आर कॉम्पिटिशन विच वी डिस्कस्ड। जो हीरो प्रोडक्ट्स है, जो पेप्सी है, मिरिंडा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, उनका जो
हीरो प्रोडक्ट्स है जो अभी तक उनको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ दिए है, वो थोड़ा सैचुरेट होते जा रहे हैं, तो वो एक कंसर्न है। सीजनैलिटी रिलेटेड कंसर्न्स तो हर वक्त रहेंगे। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, तो पर्टिकुलर कोई ऐसा 12%, 17%, 20%, 22% ऐसा कुछ नहीं कहा है। एबिटा जो है वो पहले 26-27 जो क्लॉक करती थी वो 22% पे आया, तो कहीं जैसे मैंने मार्जिन प्रेशर के ऊपर बात की, वो मार्जिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। जीएसटी सपोर्ट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर द वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ पैकेज्ड वाटर एंड जूसेस, तो वो काफ़ी एविडेंट है। कार्बोनेटेड में कुछ ऐसा डिमांड पुश नहीं आने की आशंका है, राइट। एंड देर इज प्रेशर बिकॉज ऑफ देर इज मार्जिन प्रेशर बिकॉज ऑफ कंपिटिटर्स, राइट। सो दीज आर माई फाइनल रिमार्क्स। आई थिंक जैसे मैंने बताया, द करंट पी इज लेस देन 5 एंड 10 ईयर मीडियन पी, तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक है वो थोड़ा अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड लिखा है मैंने, बट मुझे लगता है एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक है ये। इस कंपनी का जो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे फुल मार्क्स दूंगा मैं इस कंपनी को। एंड दिस इज़ अ वैल्यू अपॉर्चुनिटी एंड वन कुड हैव वेरी रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। को ऐसा मल्टी बैगर नहीं बनने वाला है, बट एक आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो जो एक मेगा कैप बन सकता है अगले 5 से 10 सालों में। सो वन कुड हैव वेरी रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। एंड आई थिंक जो भी प्रेशर है इसके जो स्टॉक प्राइस पे, मुझे लगता है वो धीरे धीरे करके रिलीज होगा एज थिंग्स मूव अहेड, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट वरुण बेवरेजेस। होप यू लाइक द एनालिसिस। प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू फाइंड दिस कंटेंट ऑफ एनी वैल्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।